नमस्कार। 2008-9 में हुए सत्यम स्कैम के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये एक ऐसा स्कैम था जिसने सारे इन्वेस्टर्स को और साथ ही स्टॉक मार्केट को हिला के रख दिया था। किसी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सत्यम जैसी एक नामी कंपनी जो वर्ल्ड की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज में से एक मानी जाती थी, उसने ये स्कैम किया था। उसने अपने ही प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में हेरा फेरी करके अपने प्रॉफिट को और रेवेन्यू को काफ़ी हाई दिखाया था, जिसकी वजह से सत्यम के शेयर प्राइस काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगे थे। और जब ये घोटाला सामने आया, तब सत्यम पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गई। जब ये स्कैम सामने आया तो लोगों ने इसे 2001 में हुए यूएस के एनरॉन नाम की कंपनी द्वारा किए गए स्कैम के साथ जोड़ के देखा, क्योंकि एनरॉन का जो स्कैम था वो भी बहुत कुछ सत्यम स्कैम से मिलता जुलता था। वो कहते हैं ना कि इंसान इतिहास से बहुत कुछ सीखता है, चाहे वो अच्छी चीज़ें हों चाहे वो बुरी चीज़ें हों। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं या बुरी चीज़ें सीख रहे हैं। इसलिए लोगों ने ये अनुमान लगाया कि हो ना हो सत्यम ने भी एनरॉन से ही सीख के ये स्कैम किया। आज के इस वीडियो में हमें जानेंगे कि किस तरह से सत्यम और एनरॉन का स्कैम कुछ कुछ मिलता जुलता है। एनरॉन यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो 1985 में फॉर्म हुई थी। ये कंपनी पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और गैस की फील्ड में काम करती थी। साथ ही साथ ये एनर्जी की ट्रेडिंग भी करती थी। 1985 से लेके 2000 तक कंपनी बहुत तेजी से ग्रो हुई, पर 2001 में जाके ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ, अब हम ये समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनरॉन पावर जनरेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और गैस की फील्ड में काम करती थी, साथ ही वह एनर्जी की ट्रेडिंग भी किया करती थी। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कंपनी ने कई सारे अपने पावर प्लांट्स लगाए और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन में भी अपना हाथ आजमाया। यूएस के अलावा बाकी कई सारे देशों में भी एनरॉन के सेंटर्स थे, पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने के चक्कर में एनरॉन ने कुछ ऐसी टेक्निक का यूज किया जिसने उसको बैंक्रप्सी की ओर आगे ढकेल दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनरॉन पावर ट्रेडिंग में भी डील करती थी। जब आप ट्रेडिंग में डील करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस चीज़ की डिमांड मार्केट में बनी रहे या उस चीज़ की डिमांड मार्केट में बढ़ती रहे। पर जहाँ तक पावर का सवाल था, यूएस में पावर की डिमांड धीरे धीरे सैचुरेशन लेवल तक पहुँचने लगी थी, क्योंकि बहुत सारे पावर प्लांट्स आ चुके थे और इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड उतनी अब नहीं रह गई थी जितनी पहले हुआ करती थी। डिमांड बरकरार रखने के लिए एनरॉन ने एक नई तरकीब सोची। एनरॉन ने अपने साथ साथ दूसरी कंपनीज के पावर प्लांट के साथ में भी डील करी और कुछ फेक रीजन देके एक एक करके बीच बीच में पावर प्लांट्स को बंद करना शुरू किया। जब बीच बीच में पावर प्लांट बंद हो जाते, उसकी वजह से पावर क्राइसिस शुरू हो जाते थे। इस पावर क्राइसिस को डिमांड के टर्म में देखा जाने लगा और ये माना जाने लगा कि अभी भी यूएस में पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस तरह से एनर्जी मार्केट में डिमांड बढ़ने लगी। भले ये डिमांड फेक थी, पर इसका बहुत ज़्यादा फायदा एनरॉन को हो रहा था। जब 2001 में एनरॉन के ऊपर जांच कमेटी बैठाई गई, तब इस बात का खुलासा हुआ कि एनरॉन ने अपने साथ साथ ही कई सारे दूसरी कंपनी के पावर प्लांट के साथ में भी डील कर रखी थी, जिससे वो बीच बीच में कुछ कुछ पावर प्लांट्स को बंद करते थे, जिससे कि पावर क्राइसिस को जनरेट किया जा सका। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में अपने होने वाले प्रॉफिट को कई गुना बढ़ा के दिखाया, जबकि एक्चुअल में कंपनी उतना प्रॉफिट, उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी। एक और टेक्निक एनरॉन ने उस टाइम यूज़ करी जिसे कहते हैं मार्क टू मार्केट। जनरली कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और अपनी बैलेंस शीट में वो असेट्स, वो रेवेन्यूज दिखाते हैं जो कंपनी ने अभी अर्न किए हैं। पर मार्क टू मार्केट टेक्निक के अकॉर्डिंग आप उन प्रॉफिट, उन रेवेन्यूज को भी अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखा सकते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं, मतलब प्रिडिक्टिव परफॉर्मेंस। एनरॉन ने इसी टेक्निक का यूज़ करके फ्यूचर में होने वाले रेवेन्यू और प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के आज के अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाना शुरू कर दिया। इसे कुछ इस तरह से समझिए। मान लीजिए आप मानते हैं कि आने वाले क्वार्टर में आपकी कंपनी 10 करोड़ का रेवेन्यू करेगी और उसमें से 8 करोड़ आपका नेट प्रॉफिट होगा। आप इन दोनों एंटिटीज़ को अपने बैलेंस शीट में अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं। अब ये मायने नहीं रखता कि आने वाले क्वार्टर में क्या सच में कंपनी इतना परफॉर्मेंस दिखा पाएगी कि नहीं, क्या सच में कंपनी इतना ही रेवेन्यू, इतना ही प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी कि नहीं, पर अभी आपके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में ग्रोथ दिखाई देगी, जिसकी वजह से एनरॉन के शेयर प्राइस बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे और एनरॉन के प्रमोटर्स को इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। बट एक्चुअल में एनरॉन की हालत इतनी अच्छी नहीं थी जितना कि उनके बैलेंस शीट में और प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा था। इसके अलावा एनरॉन ने अपनी कई सारी एसपीई भी बना रखी थी। एसपीई मतलब स्पेशल पर्पस एंटिटीज़, या आप उसे सब्सिडरीज कह लीजिए। इन स्पेशल पर्पस एंटिटीज़ के थ्रू एनरॉन बैंक से लोन लेता और उस लोन को अपने ही कंपनी में ट्रांसफ़र कर लेता
और अपनी मेन कंपनी और एसपी के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शन को भी अपने ही रेवेन्यू में, अपने ही प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में शो करता और एनरॉन को होने वाले लॉसेस को अपने एसपी में ट्रांसफर कर देता। इस तरह से एनरॉन की बैलेंस शीट हमेशा नीट एंड क्लीन दिखाई देती थी। पर आगे जाके सन 2000 और 2001 के बीच में जब .com बबल बर्स्ट हुआ, उसका शिकार एनरॉन भी हो गई। एनरॉन ज़्यादा समय तक अपने लॉस को छुपा नहीं सकी और 2001 में जाके ये पूरा स्कैम सामने आ गया और उसके बाद कंपनी बैंकरप्ट हो गई। अब कुछ ऐसा ही स्कैम 2008-9 में सत्यम में देखने को मिला। सत्यम ने भी अपनी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और अपने बैलेंस शीट में कई सारे फेक रेवेन्यूज और प्रॉफिट दिखाए थे, बट एक्चुअल में सत्यम उतना रेवेन्यू, उतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही थी जितना कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा था। इसके अलावा सत्यम अपने द्वारा जनरेट किए हुए प्रॉफिट को, अपने द्वारा जनरेट की हुई मनी को अपनी ही एक सब्सिडरी मेटास, जो कि एक रियल एस्टेट की कंपनी थी, उसमें यूज कर रही थी, वो भी बिना किसी इन्वेस्टर्स की परमिशन के। सत्यम ने कई सारे फेक इनवॉइसेस बनाए और उन इनवॉइसेस के बेसिस पे उसने अपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में कई सारे रेवेन्यू फेक शो किए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी अपने कैश को कई गुना बढ़ा चढ़ा के दिखाया, पर जबकि सत्यम के पास में उतना कैश नहीं था, क्योंकि जो भी कैश था वो सत्यम के प्रमोटर मेटास नाम के अपने रियल एस्टेट कंपनी में यूज कर रहे थे। मेटास एक रियल एस्टेट की कंपनी थी जिसके द्वारा सत्यम के प्रमोटर रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीद रहे थे हैदराबाद में। सत्यम के प्रमोटर को लग रहा था कि रियल एस्टेट आगे जाके एक बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है और उन्हें उसमें ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, इसलिए वो सत्यम द्वारा अर्न की हुई मनी को डाइवर्ट करके मेटास में लगा रहे थे और उसके थ्रू कई सारी प्रॉपर्टीज हैदराबाद में खरीद रहे थे, इस उम्मीद में कि आने वाले समय में इन प्रॉपर्टी के दाम आसमान छुएंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। 2007-8 में जब यूएस में रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हुआ तो उसका बहुत बुरा असर इंडिया में भी देखने को मिला और रियल एस्टेट दाम इंडिया में भी बहुत तेजी से नीचे गिरने लगे। इससे सत्यम के प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो उन्होंने एक तरकीब सोची। सत्यम के प्रमोटर ने मेटास को अपनी मेन कंपनी सत्यम के साथ में मर्ज करने की कोशिश करी, पर इसकी परमिशन शेयर होल्डर्स ने नहीं दी। इसके बाद जब इन्वेस्टर्स ने सत्यम के ऊपर और ज़्यादा प्रेशर बनाया, उनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को लेके, बैलेंस शीट को लेके और कंपनी में हो रहे तरह तरह के ट्रांजैक्शन को लेके, तो ये सारा स्कैम सामने आया। जब ये स्कैम सामने आया तो सभी लोग शॉक्ड हो गए, क्योंकि किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि सत्यम जैसे इतनी बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी वर्ल्ड में बहुत नाम कमा रही है, उसी के प्रमोटर इस तरह की हरकतें करेंगे। पर सत्यम के प्रमोटर ने सिर्फ अपना फायदा देखा, अपने खुद के पर्सनल प्रॉफिट के लिए उन्होंने सत्यम जैसी कंपनी की रेपुटेशन को दांव पे लगा दी। तो अब आप समझ गए होंगे कि सत्यम में हुए स्कैम का कहीं न कहीं कुछ ना कुछ रिलेशन एनरॉन के स्कैम से मिलता जुलता है। इसलिए जब 2008-9 में सत्यम का स्कैम सामने आया तो लोगों ने उसे 2001 में यूएस के एनरॉन में हुए स्कैम से जोड़ के देखा और लोगों को ये लगा कि सत्यम ने ये सारी टेक्निक एनरॉन से ही सीखी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जैसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।